तो इसके बाद हमारा सेकंड आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्प्रद्रवी जालिका, यानी कि ये भी एक झिल्ली से घिरा हुआ अंग है। किससे? झिल्ली से घिरा अंग। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है RER और एक होता है SER। RER का अर्थ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। SER का अर्थ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ यानी कि खुरदरा अंतर्प्रद्रवी जालिका और स्मूथ का अर्थ होता है चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। अच्छा, RER का कार्य क्या है? RER का कार्य है प्रोटीन बनाना। जी हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण करना। हम जो भोजन लेते हैं प्रोटीन सोर्स वाला, तो उससे प्रोटीन निकालना किसका काम होता है? RER का काम होता है। जबकि SER का काम होता है लिपिड्स बनाना, लिपिड्स या वसा बनाना, वसा का संचय या संश्लेषण करना। किसका काम होता है? SER। सिंपल। ER को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह भी एक जाल का जैसा होता है और ये झिल्ली से घिरा हुआ अंग है। इसमें RER और SER दोनों होते हैं। ER में तो RER क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, जबकि SER क्या करता है? लिपिड्स या वसा का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये है ER। ठीक है, अब ER का डायरेक्ट कनेक्शन होता है गोल्जी बॉडी से। ये हम पढ़ेंगे किससे होता है? गोल्जी बॉडी से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे गोल्जी बॉडी। क्या डालेंगे? तीसरा पॉइंट गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी क्या होता है? देखिए, गोल्जी बॉडी, इसका काम होता है ER ने जो प्रोटीन बनाया है और जो लिपिड्स बनाया है, जो प्रोटीन बनाया है और जो लिपिड्स बनाया है उसका स्टोर करना, उसको स्टोर करना। ER द्वारा बने प्रोटीन व लिपिड्स का संचय करना किसका काम होता है? गोल्जी बॉडी का काम होता है। और शेष प्रोटीन और लिपिड्स सेल के अन्य ऑर्गन्स में भेज दिए जाते हैं उनके पोषण के लिए। ठीक है, और जो बचा हुआ प्रोटीन और लिपिड्स होता है वो गोल्जी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। ये देखिए, जो गोल्जी बॉडी है ये एक दूसरे के समानांतर रूप में फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद और देखिए, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है दाने से, ये है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम, जो किस में होते हैं? RER में होते हैं और जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम के बारे में हम जानेंगे। क्या? लाइसोसोम। यहाँ हम हेडिंग डालेंगे चौथा, हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम पढ़ेंगे, हमारा ये जितने भी 3 ऑर्गन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये था राइबोसोम, रफ हो गया है। ठीक, अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा था लाइसोसोम। आप सभी जानते हो कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है इसको सुसाइड बैग? क्या होता है इसमें? होता है पाचन करने के लिए पाचक एंजाइम। क्या होता है? पाचक एंजाइम। जब किसी नई कोशिका का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे के लिए, क्या? अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल जो निकला है के निपटारे के लिए उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, निपटारे के लिए खत्म करना क्या कहलाता है? किसके द्वारा होता है? पाचक एंजाइम। और ये पाचक एंजाइम का निर्माण कौन करता है? ER करता है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जानने से पहले हम समझेंगे, क्या होगा? अब इसके बाद हम बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? 5वां है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया जानने से पहले हम देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, तो छोटी आंत से एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज C6H12O6 और हम श्वसन क्रिया के माध्यम से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो O2। ये दोनों मिलकर इसका C और इसका O2 क्या निकालते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है, प्लस 38 ATP यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो हमारे चलने की, बोलने की या काम करने की जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये होती है हमारे कंप्लीट यहाँ पर सेल्स ऑर्गन्स। अब हम जानेंगे केंद्रक के आधार पर जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकेरियोटिक। इनका जो आकार होता है, प्रो का अर्थ होता है प्राचीन यानी कि ओल्ड, और रियोटिक का मतलब केंद्रक यानी कि ओल्ड सेल, और इसका अर्थ होता है न्यू सेल। इनका जो आकार होता है वो होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, जबकि इनका आकार होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इनका आकार होता है, ठीक। और देखिए यहाँ पर क्या होता है? रियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, प्रो यानी कि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है, ठीक। ना ही यहाँ जब केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक भी नहीं होगा, तो DNA भी नहीं होता, क्योंकि केंद्रक में ही DNA उपस्थित होता है, ठीक। यहाँ दोनों होते हैं, एक तो केंद्रक झिल्ली होती है और DNA दोनों होते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है, हमारी जो जंतुओं की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, जो ER जिसका निर्माण करता है। जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अच्छा, सेल्यूलोज का पाचन हमारे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है बहुत ही जटिल शर्करा होता है। उसको पाचन करने की क्षमता केवल जानवरों में ही होती है, इसलिए हम डायरेक्ट पौधे नहीं खा सकते, ठीक है। तो आपका जो सेल का जो टॉपिक होता है और सेल ऑर्गन्स वो कंप्लीट होते हैं। अब रह गया हमारा सेल डिवीज़न, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और जो सेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस हम कल वीडियो में करेंगे। और द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।